नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन पार्ट 2। इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम देखेंगे यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे देखो, नेचुरल इंसिडेंट यानी प्राकृतिक घटनाएं हो, जैसे आपका सीजन हो, वेदर हो या फिर अर्थक्वेक हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो जैसे भूकंप आना, तूफान आना या आपका खराब मौसम होना या किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम इट का प्रयोग करते हैं। या फिर ये कह रहा है कि जैसे समय को दर्शाना हो, दिन या फिर ईयर को बतलाने के लिए हम इट का प्रयोग किया जाता है। इसे हम नेचुरल या इंट्रोड्यूसरी इट भी कहा जाता है। जैसे देखिए, इट इज़ विंटर, आज तो बहुत सर्दी है। क्या है? आज सर्दी है, इट इज़ विंटर। अभी 5 बजे हैं, कितना बजे? 5 o'clock, इट इज़ 5 o'clock। आज सोमवार है, इट इज़ मंडे, आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो इस तरीके से हम इट का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है, दूसरा प्रयोग क्या है इट का? किसी निर्जीव लाइफलेस वस्तु के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वस्तु हो जो लाइफलेस हो, निर्जीव हो, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कह रहा है इट इज पेन, ये क्या है? एक कलम है। क्या है ये? एक पेन है, यह एक पेन है। तुमने क्या किया? इट इज अ पेन। यह एक चेयर है, इट इज अ चेयर। तुमने देखो, पेन के लिए भी इट का प्रयोग किया एज ए सब्जेक्ट और चेयर के लिए भी इट का प्रयोग किया एज अ सब्जेक्ट। तीसरा रूल कह रहा है कि छोटे छोटे जानवर अथवा कीड़े मकोड़ों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉग है, इट इज अ डॉग। इट इज एन आंट, यह एक चींटी है। इट इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। तो इसके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। किस किस के लिए हमने बताया? देखो, मौसम के लिए, कोई भी नेचुरल इंसिडेंट है उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। लाइफलेस वस्तु है उनके लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। छोटे छोटे जानवर या तो कीड़े मकोड़ों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई भी नाउन हो, संज्ञा हो या सर्वनाम, उन पर अगर हम एम्फेसिस जोर देंगे तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये कह रहा है इट इज सैंकी हु हेल्प हिम लास्ट नाइट। यह वही सैंकी है जिसकी मैंने सहायता की। तो ये क्या कहना चाह रहा है? जोर दे रहा है कि ये वही सैंकी है। इट इज अ सैंकी, ये सैंकी है। हु हेल्प हिम, जिसकी सहायता की, लास्ट नाइट, पिछली रात। यानी यह वही सैंकी है जिसकी सहायता की। नेक्स्ट कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है इट इज आई, यह मैं हूँ, हु टॉट यू, जिसने तुम्हें पढ़ाया। अब वो अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है, अपने आप पर जोर दे रहा है। तो उसने किसका प्रयोग किया? इट का प्रयोग किया है। इट इज आई, या मैं हूँ जिसने तुम्हें पढ़ाया, हु टॉट यू। नेक्स्ट कह रहा है इट इज अ डिक्टेटर, सॉरी, ये कह रहा है इट इज अ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर है, दैट वी वांट टू सी, जिससे हम मिलने आए हैं। यह वही डायरेक्टर है जिससे हम मिलने आए हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका? छोटे बच्चों जैसे स्मॉल चिल्ड्रन या बेबीज के लिए भी, जिसके लिंग सेक्स की जानकारी ना हो, के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, किसी की गोद में बच्चा, छोटा बच्चा है, अब उसका मैं नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, यानी बच्चा खेल रहा है, छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है किसके साथ? खिलौनों से खेल रहा है, अपने खिलौनों से। इट्स किसके लिए आया है यहाँ पे? इट्स उनके बच्चों के लिए आया है। तो अब बच्चा कैसा है ये तो क्लियर नहीं है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। नीचे कह रहा है बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज इट इज हंग्री, क्योंकि वह भूखा है। बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। हेयर, अब जैसे देखो यहाँ पे बेबी है या चाइल्ड है, तो इनका प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे क्लियर तो नहीं है कि लड़का है या लड़की है। हेयर चाइल्ड एंड बेबी आर नॉट नोन वेदर बॉय और गर्ल। यहाँ पे जो चाइल्ड और बेबी का जो यूज किया गया वो नॉन नहीं है हमको कि वो बॉय है या गर्ल है। तो आपने क्या क्या देखा? हम इट का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? नेचुरल इंसिडेंट के लिए भी कर सकते हैं, समय, डे, वेदर, इसको बताने के लिए। और आपको बताया था कि छोटे जानवर हैं या कीड़े मकोड़े, उनके लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। किसी नाउन प्रोनाउन को जोर देने के लिए भी इट का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर आपके जो छोटे बच्चे हैं, बेबी, चाइल्ड, उनके लिए हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। जैसे हमें प्रोनाउन दिया, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन एक ही बात में दिया हुआ, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी एक ही साथ दिया। जैसे देखो, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आई और वी किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में।
सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट और दे। ये कौन से प्रोनाउन है आपके, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब ये कह रहा है कि अगर हमें तीनों का जैसे हमें यूज दिया हो कि मैं, तुम और वह एक साथ आए या बाजार गए, तो इनमें हम पहले किसको रखें, आई को रखें या ई को रखें या ई को रखें, कौन से प्रोनाउन को पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे। तो ये हमारा होता है ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। क्या है, क्रम बता रहा है कि प्रोनाउन को किस क्रम में लगाना है। जैसे देखिए, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउनों का प्रयोग किया गया हो, दो हो या दो से अधिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया हो, तो उसका ऑर्डर निम्न दो प्रकार से होता है। कैसे होता है, दो प्रकार से। एक ये कह रहा है 2 3 1 और दूसरा होता है 1 2 3। कैसे कैसे होता है, देखो, एक तो होता है 231, इस तरीके से याद कर लो। एक होता है 1 2 3 यानी 123। तो इनका यूज कैसे होता है वो देखिए। जैसे 231 का हम यूज कब करेंगे, 231 का मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन, और ये 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। और 1 2 3 में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। 231 को देखिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सामान्य वाक्य, कोई भी वाक्य हो ऐसा हो जो नॉर्मल वाक्य हो, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, 231 का। लेकिन जब वाक्य में दोष, भूल, पाप आदि स्वीकारने का अर्थ प्रकट होता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 2 3 का। यानी इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, फिर सेकंड पर्सन का यूज करेंगे और फिर थर्ड पर्सन का करेंगे। ये कब करते हैं, जब वाक्य में कोई हमसे गलती हो गई हो, हमें स्वीकार करना हो, भूल, दोष, पाप आदि को स्वीकार करने के अर्थ प्रकट होता हो, तब हम 1 2 3 का यूज करते हैं। अदरवाइज सामान्य वाक्य तो हम किसका करेंगे, 2 3 1 का 231 का। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, यू, आई एंड ही हैव टू हेल्प हर। तुमने, मैं और उसने उसकी सहायता की। तो अब देखो, जैसे ये सामान्य वाक्य है, क्या ये नॉर्मल वाक्य है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, 231 का करेंगे, यानी 2 3 1। पहले कौन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा होता है, यू। फिर कौन सा आएगा, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यहाँ पे क्या है, ही, और फर्स्ट पर्सन बाद में, एंड आई। हैव टू हेल्प हर, यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा और ये ऊपर वाला गलत है। नेक्स्ट कह रहा है, परंतु आई, ही एंड यू हैव कमिटेड अ सिन। यानी कि हमने क्या किया, एक पाप किया या कोई गलती की। तो गलती को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले हमें आई को रखना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन को रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आई, फिर कौन आएगा, सेकंड पर्सन यू, एंड ही हैव कमिटेड अ सिन। तो ये ऑर्डर होगा किसका, प्रोनाउन का। पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एंड ही आर लेट। मैं और वह लेट है। तो ये सामान्य वाक्य तो पहले हम कैसे रखेंगे। अब जैसे देखो, ये है 231 था सामान्य वाक्य के लिए, लेकिन यहाँ पर सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या रखेंगे, पहले थर्ड को रखेंगे। थर्ड को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही एंड आई आर लेट। ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे कह रहा है ये, परंतु यू, आई एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। तुमने और मैंने एक क्राइम किया। तो इसकी सेंटेंस हम क्या रखेंगे, 1 2 3 का प्रयोग करते हैं। किसका, 1 2 3 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई पहले आ जाएगा, एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम। क्लियर हुआ। अगर नॉर्मल केस है तो 231। और अगर हमें कोई गलती फील करनी है, या कमिटेड है, या फिर हमने कोई क्राइम या चोरी, दोष, कुछ भी अगर हमें स्वीकार करना हो, तो उसमें सबसे पहले हम किसे रखेंगे, फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3 का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अब है आपका सेकंड प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया, कौन सा वाला, पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो, मैंने बताया था आपको, आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई, मी, माई, और क्या होता है आपका, माई। ऐसे बी का क्या बताया था, बी, अस, अवर और अवर्स। ये चार बताया था आपको। अब जैसे देखो, आई क्या है यहाँ पे, ये क्या है, एक सब्जेक्टिव केस है। क्या है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस।
ये कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव में जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पजेसिव केस में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाया जाता है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या है माई, अब मैं अधिकार दिखाऊं कि मेरा है तो माई सेल्फ करेंगे, क्या करेंगे माई सेल्फ, माई के साथ क्या लगाएंगे SELVES लगाएंगे, ठीक है, माई सेल्फ SELF लगेगा, ठीक है, और अवर के साथ क्या लगेगा अवर सेल्फ OUR SELVES। यानी अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे सेल्फ्स लगाएंगे, अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे माई लगाएंगे। जैसे देखो आई क्या है सिंगुलर में है तो हम क्या लगाते हैं माई सेल्फ, अब बी के साथ हम क्या लगाएंगे अवर सेल्फ। ऐसे ही का क्या होता है ही हिम हिज, क्या होता है ही हिम हिज, तो उसमें क्या लगेगा आपका सेल्फ लगेगा। और अगर आपका देयर, दे के साथ क्या आएगा दे देम देयर देयर्स, इसी तरीके से तो वहाँ पे क्या हो जाएगा देम सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा देम सेल्फ। एक प्रोनाउन बना, इसी को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो माई का क्या हो गया माई सेल्फ, अवर का क्या हो गया अवर सेल्फ, योर का क्या हुआ योर सेल्फ और योर सेल्फ, यानी योर दोनों के लिए आ सकता है, जैसे यू है सिंगुलर के लिए भी आ सकता है और प्लूरल के लिए भी आता है, इसलिए हमने दोनों के लिए है। ई का क्या हो गया ही का हो गया हिमसेल्फ, क्या हो गया हिमसेल्फ, हर का क्या हो गया हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और दे का क्या होता है देम सेल्फ। अब देखो जैसे इसमें प्लूरल कौन कौन से देखो अवर सेल्फ योर सेल्फ और आपका कौन सा देम सेल्फ, ये तीनों कैसे प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या लगाते हैं सेल्फ्स लगाते हैं और सिंगुलर वाले में क्या लगाते हैं सेल्फ लगाते हैं, यही आपका क्या कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, जैसे अब्सेंट हो कोई वर्ब हो, जैसे वर्ब अब्सेंट दिया हो या प्रेजेंट दिया हो, अवेल इंजॉय इंट्रोड्यूस बिजी कंटेंट्स प्राइड हर्ट चीट प्रोस्टेट अब्सेंट सेटिस्फाई ले इत्यादि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अगर ये जो वर्ब ऊपर दी हुई है, अगर ये इन वर्ब का प्रयोग किया गया किसी सेंटेंस में तो इनके बाद हमेशा आपका किसका कौन से प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं इन्हें थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लिख लो आप इन्हें अब्सेंट प्रेजेंट अवेल इंजॉय इंट्रोड्यूस बिजी कंटेंट प्राइड हर्ट चीट प्रोस्टेट अब्सेंट सेटिस्फाई ले। आज वर्ब के बाद किसका प्रयोग किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये कह रहा है द टीचर अब्सेंट फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, जो अध्यापक था वो अब्सेंट था कहाँ से क्लास से, कब कल अब्सेंट था, तो अब्सेंट यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे अब्सेंट के बाद हम क्या लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पे तो टीचर के लिए क्या आएगा द टीचर अब्सेंट हिमसेल्फ, किसका प्रयोग किया जाएगा हिमसेल्फ का फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। ऐसे ही ये कह रहा है दे एंजॉयड इन द पार्टी, उन्होंने पार्टी में एंजॉय किया तो दे एंजॉयड देमसेल्फ आएगा, दे के साथ क्या आएगा देमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, दे एंजॉयड देमसेल्फ इन द पार्टी। यही एरर बनती है आपकी जो एग्जाम में आती है। ये कह रहा है सी प्राइड ऑन हर ब्यूटी, तो इसमें आ जाएगा सी प्राइड्स हर सेल्फ, वह अपने आप पर प्राइड करती है ऑन हर ब्यूटी अपनी सुंदरता के लिए। नेक्स्ट है आपका सी इंट्रोड्यूस टू द मिनिस्टर, उसने किसको इंट्रोड्यूस किया मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस किया, तो सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, उसने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द मिनिस्टर। तो जो ऊपर वर्ब दी गई थी उनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कह रहा है परंतु ही इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता तो हम क्या करते ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ करते, लेकिन उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो ही इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम। लेकिन अगर जैसे हमें किसी और को इंट्रोड्यूस करें या किसी और के लिए वर्ब का प्रयोग किया रहा है तो हमें रिफ्लेक्सिव दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये होता कि उसने स्वयं को इंट्रोड्यूस किया तो हम क्या लगाते ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, क्या लगाते हिमसेल्फ टू द डीएम, लेकिन उसने किसे इंट्रोड्यूस कराया मुझे इंट्रोड्यूस कराया टू द डीएम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में निकट या दूर के नाम का बोध कराने के लिए किया जाता है उस प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
नाम से ही क्लियर है। जैसे हमें किसी भी चीज़ को निकट का या दूर के नाउन का बोध कराना हो तो उसके लिए हम जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसे हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज और दोज, सच, ये सब कैसे प्रोनाउन आपके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे दिस किसके लिए आता है? यह, दैट दूर की वस्तु को दिखाने के लिए, और दीज क्या होता है? जैसे दिस है, दिस का प्रोनाउन दीज हो जाता है, और दैट का क्या हो जाता है? दोज। दिस का प्रयोग निकट की वस्तु को बोध कराने के लिए किया जाता है, यह सिंगुलर है और इसका प्रयोग क्या होता है? दीज होता है। ठीक है, निकट की वस्तु को दिखाएंगे तो हम दिस से दिखाएंगे, और इसका सिंगुलर, ये सिंगुलर होता है दिस, और प्लूरल बनाएंगे तो इसका क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यह एक पेन है, दिस इज अ पेन, ये पेन है। अब जैसे हमने बहुवचन में दिखाया तो बहुवचन में क्या दिखाएंगे? दीज आर पेन्स। देखो एक बात और ध्यान रखो, जैसे हमें बहुवचन दिखाना पेन्स तो इसके साथ हमने आर लगाया, और एक किसके लिए आता है? सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया था। जैसे एक पेन था तो हमने अ पेन किया, लेकिन कई सारे पेन हो गए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? पेन्स लगाना पड़ेगा। और वर्ब भी बदल जाएगी, जैसे देखो वर्ब यहाँ इज थी सिंगुलर, यहाँ क्या हुआ? प्लूरल वर्ब आर। ठीक है ये कह रहा है दिस इज पेन्स, ये क्या? पेन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ये दैट का प्रयोग दूर की वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने के लिए किया जाता है, यह सिंगुलर है और इसका प्लूरल दोज होता है। जैसे हमें दैट का प्रयोग किसको लिए किया जा रहा है? दैट का प्रयोग दूर की वस्तु को बोध कराने के लिए किया जाता है, इसका प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। जिसका कौन सा होता है? दीज, और दैट का कौन सा होता है? दोज होता है। दैट का कौन होता है? दोज। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वे पेन है। तो कई सारे पेन के लिए क्या आ रहा है? दोज आर पेन्स, वो कई सारे पेन है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, वे पेन हैं, कई सारे पेन है तो दैट इज पेन्स, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि मैं नाम से क्लियर हो रहा है, रिलेटिव यानी संबंध को दिखाने वाले को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। चूंकि इस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य के दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है, इसलिए इस वाक्य के प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन का भी काम करता है। यानी देखो, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन तो है ही है, ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए इनसे हम कंजक्शन में भी रख सकते हैं, यानी ये कंजक्शन का भी काम करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कौन कौन से होते हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन? हु, हुज, व्हिच, दैट और व्हाट। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका हु, हुज, व्हिच, दैट और व्हाट। आगे देखते हैं क्या है ये। जैसे देखिए ये कह रहा है, यदि वाक्य व्यक्तियों के लिए सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब हम हु का प्रयोग करेंगे। अगर हमें वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन दिखाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे व्यक्तियों के लिए। अर्थात हु का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्योंकि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट में किया जाता है, इसलिए हु के बाद वाले वाक्य में हु के लिए वर्ब का प्रयोग अवश्य किया जाता है। हु के बाद प्रयोग किए जाने वाला वर्ब हु के पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही होता है। ये आप केवल अभी पढ़ते चलिए, फिर मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, अर्थात यदि हु के पहले प्रयोग किए जाने वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तब हु के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तब हम हु के बाद प्लूरल वर्ब रखते हैं। जैसे देखिए, आई डू नॉट लाइक द बॉय हु हैज डन इट। अब जैसे ये देखो दो वाक्य हैं, पहला वाक्य क्या है? मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने यह कार्य किया है, जिसने ये कार्य किया। अब ये दो सेंटेंस हो गए, अब इन दोनों सेंटेंसों को हमें जोड़ना है। जैसे सेंटेंस हमारे क्या क्या है? मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिसने यह कार्य किया है। अब हमने इसे किससे जोड़ा? हु से जोड़ दिया। किससे जोड़ा? हु से। तो हु आपका क्या हो गया यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे देखो हु किसके लिए आ रहा है? इस लड़के के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है? लड़के के लिए। तो लड़का यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर है तो इसके लिए जो वर्ब भी आएगी वो कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ठीक है, यानी जो वर्ब आती है वो किसके अकॉर्डिंग आती है? जो इससे पहले जो नाउन आया उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब ये कह रहा है आई डू नॉट लाइक दोज, मैं पसंद नहीं करता हूँ ऐसे लड़कों को हु हैव डन इट।
अब जैसे देखो दोज बॉय, कई सारे लड़के, प्लूरल दिखा रहा है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, हु के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और हु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, व्यक्तियों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि वाक्य में व्यक्तियों के लिए कर्म के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब हम whom का प्रयोग करेंगे। अगर हमें व्यक्तियों के लिए कर्म के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होगा तो हम किसका करेंगे, whom का प्रयोग करते हैं। अर्थात whom का प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है जो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए आगे, जैसे ये कह रहा है दिस इज द बॉय, यह वो लड़का है, whom I saw in the market, यह वो लड़का है जिसे मैंने देखा। अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में कह रहा है, किसके रूप में कह रहा है, ऑब्जेक्ट के में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय। अब यहाँ पे लड़का क्या है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, whom I saw in the market। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट whom, विद्यार्थी जिनसे आई मेट टूडे वॉज संजय सन, वह किसका लड़का था, संजय का लड़का था। तो अब जैसे देखो whom आया, किसके लिए आया, ऑब्जेक्टिव केस में whom का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा द स्टूडेंट हु केम हियर वॉज संजय सन, वो किसके हैं, संजय का लड़का है। अब जैसे देखो who का प्रयोग किया तो इसके बाद हमें क्या लगाना पड़ा, वर्ब का प्रयोग करना पड़ा। ठीक है, लेकिन whom वाले केस में वर्ब का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। या सिंपल आप इस तरीके से याद रखो कि अगर आगे वाले सेंटेंस में वर्ब दी है तो who का प्रयोग होगा, अगर वर्ब नहीं दी है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। अब ये कह रहा है, आगे कह रहा है, यदि वाक्य में निजी वस्तुओं के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तब हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का करते हैं। जैसे देखो who का और whom का प्रयोग किसके लिए था, सजीव के लिए था, यानी व्यक्तियों के लिए किया था। सब्जेक्टिव केस में who का और ऑब्जेक्टिव केस में whom का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमें निजी वस्तुओं का दिखाना हो तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, विच का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द पेन, यह पेन है जिसे मैंने खरीदा था, विच जिसे आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। दैट और वॉट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही किया जाता है। दैट का और वॉट का दोनों का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है। दैट का प्रयोग हम मुख्य रूप से जानवरों के लिए करते हैं, जबकि वॉट का प्रयोग भाववाचक संज्ञा के लिए किया जाता है। अब जैसे समझ लीजिएगा, जैसे दिस इज द काउ, यह गाय है, दैट आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, वॉट यू से, जो तुमने कहा। अगर हमें भाव दिखाना हो किसी का तो हम वॉट का प्रयोग करेंगे, और अदरवाइज हम किसका करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें याद रखने योग, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये कह रहा है नोट वन, ये तो बात में सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो, तब उस नाउन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमेशा दैट का ही प्रयोग करेंगे। ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, इन्हें बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये कह रहा है अगर सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग करना हो तब हम नाउन के बाद हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, दैट का ही प्रयोग करेंगे। किसका, दैट का। जैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, अब जैसे यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो इसके बाद हम कौन सा प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट आई हैव एवर सीन। अभी में कौन कौन से हमने देखा, देखो हु, whom, और हमने कौन सा देखा, विच, दैट, और आपका वॉट। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो देखो कंफ्यूजन कौन सा आता है, ये दो आते हैं और एक आपका दैट आता है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दैट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो देखो दैट का नॉर्मल तो प्रयोग हमने बता ही दिया। अब ये कह रहा है कुछ जैसे सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर हमें दी सेम प्लस कोई नाम दिया हो, दी सेम दिया हो, दी सेम प्लस नाम, तो उसके बाद ही हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द सेम बॉय, यह वही लड़का है, दैट। अब देखो दैट आ गया यहाँ पे, दैट मेट मी ऑन द रोड, जो मुँह में रेवल पर मिला था। जैसे आगे कह रहा है दिस इज द सेम बॉय whom met in the, तो अगर हमें जैसे यहाँ पे सेम दिया है फिर हम who का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सेम के बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। आगे कह रहा है दिस इज द सेम डॉग, दिस इज द सेम डॉग दैट वॉज रनिंग ऑन द रोड। यहाँ पर हम विच का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यानी सेम प्लस नाउन आएगा तो उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। इतना क्लियर हुआ। यानी दैट का जो है वो किस किस केस में बताया मैंने आपको, एक सुपरलेटिव वाले केस में और एक डी प्लस सेम वाले। ये दिया हो ओनली, एनी,
फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। कौन कौन से केस में? एक तो सुपरलेटिव में, दूसरा केस कौन था? डी प्लस सेम, और तीसरा है आपका अगर ओनली वर्ड दिया हो, ओनली, एनी, फ्यू, लिटिल, एवरीथिंग, नथिंग के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो देयर वाज नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था, विच कुड टेम सौरभ, जिससे सौरभ लुआया जा सके, तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट आएगा। अब जैसे नथिंग का प्रयोग किया गया तो नथिंग के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग आएगा? दैट आएगा। नवनीत है लॉस्ट द फ्यू पेन्स, अब फ्यू आया है तो इसमें हम विच का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द ओनली बुक, अब देखो यहाँ पर ओनली आ गया, तो ओनली के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का, ना कि विच का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये थे हमारे आज का प्रोनाउन पार्ट 2। एक पार्ट और है, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपको ये जो चीज़ क्लियर नहीं हुई वो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कुछ सुझाव हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।